हेलो बच्चों, अब हम अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्रम था उसमें कौन सी धातुएं थी, उनको किस विधि के द्वारा बताया जाएगा, उस विधि को आज हम यहाँ पे बताएंगे। और मध्यम में क्या था, जो मध्यम में धातुएं थी उसको किस विधि के द्वारा हमें कार्बन के अपचयन के रूप में, जो मध्यम में जो धातुएं होती हैं, जो मध्यम सक्रिय धातुएं होती हैं हमारी, जो मध्यम सक्रिय धातुएं थी हमारी लेड, जिंक और प्लेटिनम, और आयरन भी था इसमें। हाँ, तो जो मध्यम सक्रिय धातुएं थी हमारी लेड, जिंक, प्लेटिनम और आयरन, उसको क्या होता है, ये धातुएं हमेशा क्या होती हैं, अपने कार्बोनेट या फिर सल्फाइड के रूप में ये पृथ्वी में पाई जाती हैं। किसके रूप में पाई जाएंगी, या तो ये सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी या फिर कार्बोनेट के रूप में पृथ्वी में पाई जाएंगी। तो ये उसके कुछ अयस्क या खनिजों के रूप में पाई जाएंगी, जो किस रूप में मिलेंगे, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट। जो धातुएं होती हैं उनको उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, वो अधिक आसान विधि होती है। ठीक है, समझ में आया। जो मैंने कल आपको बताई थी मध्यम सक्रिय धातु कौन सी है, लेड, जिंक, पीटी से प्लेटिनम और Fe से आयरन। तो ये क्या होंगी, ये हमेशा पृथ्वी में या भूपटल पर सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। अब इन सल्फाइड, ये जो कार्बोनेट है, उनको इसमें से किन विधियों द्वारा, जो शुद्ध धातु है, धातु के पहले क्या होता है, शुद्ध धातु एकदम हमें प्राप्त नहीं होती है, पहले हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उसके बाद धातुओं के अपचयन, उसके बाद धातु की हमें प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फाइड। जो हमारा सल्फाइड अयस्क है उससे धातुओं को कैसे, धातु ऑक्साइड का कैसे निष्कर्षण होगा। इसमें क्या होगा, सल्फाइड अयस्क क्या है, सल्फाइड अयस्क में क्या करेंगे हम, वायु की अधिकता में सल्फाइड अयस्क में क्या करेंगे, इससे इस विधि को हम क्या बोलते हैं, भर्जन। इस विधि का धातु को इस धातु के अयस्क से धातु ऑक्साइड के प्राप्त करने के प्रक्रम को हम इस क्या बोलेंगे, भर्जन नाम देंगे। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क में क्या होगा, सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में या वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये क्या होगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस विधि को हम क्या नाम देंगे, भर्जन। भर्जन अगर आपको कहीं पे पूछा जाता है कि भर्जन क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि सल्फाइड अयस्क। इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक अगला पॉइंट होता है हमारा निस्तापन। जिस तरह से भर्जन है उस ऐसे ही एक और परिभाषा पूछी जाती है हमारी निस्तापन की। भर्जन में समझ में आया, भर्जन में आपको सीधा सीधा बोलना है, सल्फाइड अयस्कों का वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। ओके, अगर निस्तापन की बात आएगी तो आपको क्या बोलना है, इसमें क्या आएगा, ये किस लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क के लिए। जो धातु के कार्बोनेट अयस्क हैं उसको यूज करने के लिए निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं उदाहरण लेके समझाती हूँ आपको। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, जिंक का उदाहरण लेंगे, जिंक सल्फाइड। अभी मैंने बताया धातु के क्या होंगे, इसमें धातु सल्फाइड है, धातु का ये क्या है, अयस्क है, तो ये क्या होगा, जिंक सल्फाइड का उदाहरण लेंगे इसमें, और इसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से धातु ऑक्साइड अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। समझ में आया।
तो ये क्या हो गया हमारा धातु ऑक्साइड। जिसको हम क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सी विधि हुई हमारी, भर्जन। भर्जन विधि की बात जहां पे भी आएगी, ये भर्जन क्या होता है, भर्जन के बारे में बताएं, तो आपको सिर्फ ये लिखना है सल्फाइड अयस्क। इसका मतलब क्या है, भर्जन का मतलब सल्फाइड अयस्क की बात हो रही है। अगर निस्तापन पूछेंगे तो कार्बोनेट अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने पर ये क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल बना देते इसका मतलब है गर्म करने पर क्या होगा, वो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये तो हो गया हमारा जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब इसका उदाहरण लेके समझाएंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या कर देंगे हम, जिंक कार्बोनेट। इसको हम क्या करेंगे, ये भी वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान, इसमें अधिक वायु नहीं चाहिए हमें, सीमित मात्रा में वायु चाहिए, बस सीमित में चाहिए। तो अधिक गर्म करने पर ये क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और CO2 गैस, ठीक है। निस्तापन में क्या होगा, जो हमारे कार्बोनेट अयस्क हैं उसको हम क्या करेंगे, सीमित वायु में, मतलब कम ही उसको ऑक्सीजन चाहिए, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह भी क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और CO2 गैस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुए इन विधियों द्वारा, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो धातुएं होंगी वो सीधे शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती हैं, वो पहले खनिज या अयस्कों से भी धातु ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद भी धातुओं के अपचयन द्वारा फिर धातुओं की, शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। उसके बाद धातुओं का हम उपयोग में ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको धातु क्रम बताया, सकृत श्रेणी बताई, ये इनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी है। मैं आपको नोट्स दूंगी, ऐसे आपको कॉपी में लिखने हैं। तो यहां से आपको समझ में आया भर्जन और निस्तापन के बारे में। अगली बात करते हैं हम सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें से कैसे धातु प्राप्त की जाएंगी, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, ठीक है। तो उसके बारे में बताते हैं आप। और जो सबसे नीचे था, सबसे नीचे क्रम में, सक्रियता क्रम में, उसको किसी भी, वो क्या होती है, वो स्वतंत्र अवस्था में धातुएं मिलती हैं, तो उसमें किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं होती, उनको ऐसे ही शुद्ध कर लिया जाता है क्योंकि वो खुद ही शुद्ध अवस्था में मिलती हैं। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर था, यानी कि जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या था, कैल्शियम। तो उनके लिए हम क्या यूज करते थे, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इसको हम विद्युत अपघटनी विधि या फिर रासायनिक, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, विद्युत अपघटनी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं इसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी नाम देते हैं। ठीक है। इस विधि में कैसे शुद्ध धातुओं के कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसमें क्या होगा, हम एक टैंक लेते हैं, इसमें हम जिस धातु को हमें प्राप्त करना है उस धातु का इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उस धातु का जल अपघटनी विलयन हम इसमें लेंगे। जैसे हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड का जल में विद्युत अपघटनी विलयन लेंगे। ठीक है, जल में क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड का जल में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या फिर विद्युत अपघटन विलयन भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब है पानी में नमक को हम घोल देंगे। ठीक है, NaCl क्या होता है, नमक,
तो पानी को या जल में इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जल में NaCl यानी कि नमक को घोल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 रोड लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? इसमें हम 2 रोड लेंगे। एक को हम क्या नाम देंगे? एक को हम बोलेंगे एनोड, एक को बोलेंगे कैथोड। इसको नाम देंगे हम एनोड। एनोड पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एनोड पे हमेशा धनात्मक चार्ज होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा कैथोड होता है उस पे क्या होता है? कैथोड पे हमेशा हमारा ऋणात्मक चार्ज होता है या फिर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैथोड पर हमेशा ऋणात्मक आवेश और एनोड पर हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक आवेश। तो अब क्या होगा? इसमें जल में क्या है? सोडियम धातु के NaCl का इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें Na+ सोडियम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है? ऋणात्मक आवेश या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एनोड पे क्या जाएगा? जो चार्ज होते हैं आपस में क्या करते हैं? अपोजिट, जो विपरीत चार्ज होते हैं वो आपस में मिलते हैं, एक जैसे नहीं मिलते कभी। ठीक है, जैसे एनोड पे क्या है? धनात्मक है, तो इसके पास क्या होगा? क्लोरीन हमेशा जाएगा, और इस पे जो कैथोड पे कौन सा आकर्षित होगा आके? पॉजिटिव वाला है, तो ये पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाएगा, और जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें विद्युत, जब इस एनोड कैथोड पर विद्युत प्रभावित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? कैथोड पे हमें क्या प्राप्त होगा? कैथोड पे मैंने बताया सोडियम वाला जाएगा, है ना, तो हमें सोडियम धातु प्राप्त होगी। ठीक है, और हमें एनोड पे क्या प्राप्त होगा? समझ में आया? कैथोड पे क्या था? सोडियम धातु, और इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? E, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये सोडियम बनाएगा। ठीक है, और जो एनोड है उस पे क्या होगा? क्लोरीन। इसमें क्लोरीन अलग से प्राप्त होगा हमें। क्लोरीन किस पे जाके जुड़ेगा? एनोड पे, और जो सोडियम है वो कैथोड पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको नीचे ऐसे रिएक्शन लिखनी है ये, और उसके नीचे ये कौन सी विधि है? हमारी विद्युत अपघटनी विधि। ये कौन सी विधि हो गई? हमारी विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, तो ये इस तरह से जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर श्रेणी में थे, सबसे प्रथम स्थान था, उनके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। जिस धातु को हमें प्राप्त करना है उसका इलेक्ट्रोलाइट या फिर जल विद्युत अपघटन जल में मिला के, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट जो भी अपघटन है उसको जल में मिलाकर हम उस धातु को प्राप्त कर लेते हैं, और उसमें विद्युत भी प्रवाहित करनी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम हर धातु का प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा ही सभी धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें टैंक में विद्युत भी प्रवाहित की जाती है, तभी तो उस पर चार्ज आएगा जो हमने रोड लिए दो। अगला टॉपिक है हमारा संचारण क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? संचारण। अब हम संचारण की बात कर लेते हैं। संचारण क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा, चांदी की जो चीजें होती हैं अगर आप उन्हें वायु में खुला छोड़ दें तो वो क्या होती हैं? वो काली पड़ जाती हैं। ठीक है, वो काली क्यों पड़ जाती हैं? मैंने आपको बताया जो Ag होता है, यानी कि Ag को हम क्या बोलते हैं? चांदी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। चांदी भी बोल सकते हैं, सिल्वर भी। जब हम इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो Ag क्या करता है? सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बना देता है?
सल्फाइड बना देगा। क्या बना देगा? Ag क्या है हमारा? Ag सल्फाइड बना देगा, यानी कि सिल्वर का सल्फाइड बना देगा, जो क्या होता है उसकी एक क्या होता है, ये एक काली परत के रूप में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो Ag क्या है? सिल्वर, इसे हम बोलते हैं। और इस जो वायु में सल्फर उपस्थित है, ये क्या है? सल्फर, उससे जुड़कर क्या बना देगा? AgS बना देगा, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बना देगा। या इसको लिख भी सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड बना देगा वो। ये क्या होता है? काली परत के रूप में होता है। तो संक्षारण में क्या बताया मैंने? पहला एग्जांपल आपको कि चांदी की चीजें वायु में रखने पर काली पड़ जाती हैं। दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं हम? जो लोहा होता है वो क्या होता है? वो भी वायु में या आर्द्र वायु में या आर्द्र नमी में क्या होता है? वो उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, और जो कॉपर होता है, जैसे इनके उदाहरण है, ऐसे ही क्या कॉपर क्या होता है? वायु में रखने पर वो भी भूरे रंग का या फिर हरी परत उस पर चढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। समझ में आया? संक्षारण बोलते हैं इसी को। अब इनके उपाय क्या हैं? धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये भी तो सब हमारी धातुएं हैं। तो धातुओं को संक्षारित होने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम उनपे पेंट लगाकर, हम धातुओं पर पेंट लगाकर या फिर तेल लगाकर, है ना, लोहे पे क्या करते हैं? पेंट करके उसको हम जंग से बचाते हैं, पेंट लगाकर या फिर ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर इन धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। इन सब के नोट्स मैं आपको दे दूंगी और आप सब अपनी कॉपी में काम करेंगे और मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा फिनिश हो जाता है। अगली क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।